सो जी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायलैटरल मोनोपोली। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। बायलैटरल मोनोपोली इज़ अ मार्केट सिचुएशन where a monopolist single seller where monopolist जिसको हम सिंगल सेलर कहते हैं is faced with a monopolist जिसको हम सिंगल बायर कहते हैं। क्लियर हो गया जी। हाँ, बायलैटरल मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे एक सेलर होता है और एग्जैक्टली एक ही बायर होता है। ऑब्वियसली जो सिंगल सेलर है उसको हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं और जो सिंगल बायर होगा उस बायर को हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट। अब यहाँ से ये बात जज करने की है कि मोनोपोली स्ट्रक्चर जो है वो दोनों साइडों से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, तब भी उसकी मोनोपोली है, क्योंकि उसको पता है कि जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। ही इज़ ऑल एंड ऑल। ठीक है, दैट फर्म इज़ ऑल एंड ऑल। ये जो फर्म है सारी की सारी सप्लाई, रेगुलेशन, प्रोडक्शन इसके पास होगी। अब जब मोनोपोलिस्ट सिंगल सेलर उसकी मोनोपोली एग्जिस्ट करती है तो इसकी दूसरी साइड पे मोनोपोलिस्ट बैठा हुआ है जो कि सिंगल सेलर है। जो कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोलिस्ट, सारे का सारा परचेज इस एक मोनोपोलिस्ट ने करना है, कोई और उसका परचेज़र नहीं है। सो बात करने का मकसद कि इस मोनोपोलिस्ट की भी यहाँ पे पोजीशन जो है वो वैसी ही है जैसी पोजीशन मोनोपोलिस्ट की एग्जिस्ट करती है। इसकी भी अपनी जो है वो मोनोपोली है। क्लियर हो गया जी। हमारा इस टॉपिक का जो बेसिक हमारा कंक्लूजन, जो जनरल कंक्लूजन है बायलैटरल मोनोपोली को एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि प्राइस और क्वांटिटी जो है बायलैटरल मोनोपोली के केस में ये इनडिटर्मिनेट रहती हैं। ठीक है ना, ये इनकी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती अंडर डिटर्मिनेशन का मतलब, इनडिटर्मिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाती है या जो कुछ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करता है वो कोई परचेज़ नहीं करता, या मोनोपोलिस्ट जो है वो उसकी परचेजिंग नहीं करता। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है ना, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक एग्रीमेंट के बिहाफ पे, एक जनरल नेगोशिएशन के बिहाफ पे, एक जनरल जिनको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस लाइक बार्गेनिंग पावर, ठीक है ना, ये इन चीज़ों पे यहाँ पे प्राइसेस और सप्लाई की डिटर्मिनेशन होगी। क्लियर हो गया जी। हमारे पास इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो एमुनीशन है जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है, ये सो कॉल्ड मोनोपोलिस्ट है।
और मुनाफसानिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आप कह सकते हैं, जो कि सारे का सारा एमुनेशन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से परचेज़ करता है। सो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि सारे का सारा एमुनेशन प्रोड्यूस करती है, ये मोनोपोलिस्ट हो जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि सारे के सारे एमुनेशन को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से परचेज़ करती है, ये हमारे पास मोनोपोलिस्ट का फंक्शन रोल प्ले करती हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक ये मॉडल मैंने डिस्कस किया है कि ये मॉडल इनडिटर्मिनेंसी है, इनडिटर्मिनेट मॉडल है। क्लियर हो गया यहाँ तक जी? अब हम इस सारी सिचुएशन को कि एक सिंगल सेलर होता है, सिंगल बायर है इसमें, और एक ऐसी मार्केट है जिसमें ये दोनों आपस में नेगोशिएशन के बिहाफ पे, बारगेनिंग पावर के बिहाफ पे, जो कि नॉन इकनॉमिक फोर्सेस कहलाती हैं, इनके बिहाफ पे प्राइसेस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सारे का सारा किस्सा, सारे का सारा जो मैकेनिज़्म हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के बिहाफ पे। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर, इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास एक मोनोपोलिस्ट होता है जिसको सिंगल सेलर कहते हैं, और एक मोनोपोलिस्ट है जिसको सिंगल बायर कहते हैं। सारे का सारा किस्सा जो है इन दो लोगों का होता है, दो एजेंसीज का होता है, दो यूनिट्स का होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम जो है वो प्राइस को ले लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डिमांड और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है जी। अगर हम मोनोपोलिस्ट की बात करते हैं, दोनों के दोनों मोनोपोलिस्ट प्लस मोनोपोलिस्ट अपनी पोजीशन के हवाले से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मोनोपोलिस्ट की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्ट जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट कर्व, उसका इक्विलिब्रियम विद नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, इक्विलिब्रियम इस ई पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये मोनोपोलिस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी वो सेल करने के लिए विलिंग है, और इसके बरक्स इसके लिए फॉर दिस प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ कमोडिटी ये मोनोपोलिस्ट दिस मच ऑफ प्राइस चार्ज करने के लिए विलिंग है, ठीक है ना। इसको मैं सी कह देता हूँ। क्लियर हो गया जी? ठीक हो गया जी। इस क्वांटिटी की अगेंस्ट ये मोनोपोलिस्ट इस मच ऑफ प्राइस चार्ज करने के लिए विलिंग है, ठीक है ना। अगर ये नॉर्मल मोनोपोली का स्ट्रक्चर हो फिर तो बात ठीक है, ये जो सेलर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं मोनोपोलिस्ट से, उसकी प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लोग बाउंड हैं कि उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी लेनी ही लेनी है, चाहे वो जितनी मर्जी प्राइसेस को। लेकिन चूँकि यहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है वो फेस कर रहा है मोनोपोलिस्ट को, सिंगल बायर को, तो सिंगल बायर अपनी पोजीशन से भी क्या है वो वेल ऑफ है। वो ये हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि जो प्राइस जो है वो मोनोपोलिस्ट चार्ज करना चाहता है एग्जैक्टली वही प्राइस जो है वो चार्ज करे। होगा क्या इसमें कि मोनोपोलिस्ट क्योंकि अपनी पोजीशन से वेल ऑफ है, तो क्या होगा यहाँ पे, ही वुड लाइक टू इम्पोज हिज ओन प्राइस। मोनोपोलिस्ट अपनी मर्ज़ी की प्राइस जो है वो इम्पोज करने के लिए वो रेडी होगा, इम्पोज करना चाहेगा। तो व्हाट प्राइस विल बी ऑफर्ड बाय द बायर, कौन सी प्राइस बायर की तरफ से ऑफ़र होगी, ये गवर्न होता है थ्रू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेलर, ठीक है। बायर जो है मोनोपोलिस्ट जो है क्या प्राइस ऑफ़र करेगा इस कमोडिटी को, इस मोनोपोलिस्ट की कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए, सच विल बी गवर्नड थ्रू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेलर। सेलर की मार्जिनल कॉस्ट है, इससे हमें पता चलेगा कि बायर जो है वो क्या प्राइस इम्पोज करना चाहता है ऑन हिज ओन विलिंग, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विलिंग, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो सेलर का है ये सर्व करेगा एज अ सप्लाई कर्व ऑफ अ बायर। मार्जिनल कॉस्ट
curve serves as a supply curve for the buyer, क्योंकि मोनोप्सोनिस्ट जो है ना, ये भी इस कमोडिटी को एज एन इनपुट यूज़ करेगा, एज एन इनपुट परचेज करता है। जब एज एन इनपुट परचेज करेगा तो इसने भी तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करना है, ठीक है। ये कर्व इट इज़ स्लोप्ड अपवर्ड, इट इज़ स्लोप अपवर्डिंग, जो कि शो करता है कि बायर जितनी ज़्यादा परचेजिंग करेगा उसे उतनी ही हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब बायर जो है मोनोप्सोनिस्ट क्या एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे बनाता है in order to purchase this commodity? The commodity produced by the monopolist is shown by the marginal expenditures curve or marginal outlay curve, ठीक है। क्या एक्सपेंडिचर बनाएगा मोनोप्सोनिस्ट बायर इन ऑर्डर टू परचेज दिस कमोडिटी? ये आपको मार्जिनल एक्सपेंडिचर और मार्जिनल आउटले कर्व बताएगा, जो एग्जैक्टली मार्जिनल कॉस्ट के पैरेलल होता है, लाइक दिस। इसको कहते हैं मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व। में इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व। ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है, या इसको आप मार्जिनल आउटले कर्व कह सकते हो। मार्जिनल आउटले एक्सपेंडिचर कोई कहते हैं ना, आउटले कर्व। क्लियर हो गया जी। तो ये पैरेलल है किसके? मार्जिनल कॉस्ट कर्व के, जो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मोनोपोलिस्ट का है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है सप्लाई कर्व है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व सर्व करता है एज अ सप्लाई कर्व ऑफ द बायर। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे ये जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है, इसकी स्लोप्स अपवर्डिंग ट्रेंड में है। आल्सो इट इज़ आल्सो स्लोप्स अपवर्डिंग, जो कि शो करता है मोनोपोलिस्ट ज़्यादा परचेज करेगा, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? मार्जिनल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट की मैंने पहले बात की, अब मोनोप्सोनिस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कमोडिटी एक्स जो है ये बायर परचेज कर रहा है एज एन इनपुट, ठीक है। क्या करेगा? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, ही वुड मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, एंड ही वुड लाइक टू परचेज एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स अनटिल, कहाँ तक? जहाँ तक उसके ये जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर्स हैं ये प्राइस के इक्वल्स नहीं हो जाते। जब ये प्राइस के इक्वल्स हो जाएंगे तो वो इक्वालिटी क्या कहलाएगी? वो इक्वालिटी कहलाएगी जो मोनोप्सोनिस्ट है उसका इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया जी। अब कहाँ पे होगा वो इक्विलिब्रियम? एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, ठीक है। ये प्राइस जो डिटरमिन होगी ना, यहाँ पे प्राइस जो है वो डिटरमिन होगी कहाँ पे? सेटल्ड होगी पॉइंट ए पे। ये एग्जैक्टली पॉइंट ए जो है, आप यहाँ से नीचे आए तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, जो कि दिस मच ऑफ एक्स को जो है ये परचेज करना चाह रहा है। क्लियर हो गया? दिस मच ऑफ एक्स को परचेज करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सॉरी दिस मच ऑफ प्राइस जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वो क्या कहते हैं उसे? पे करने के लिए विलिंग है, ठीक है। दिस मच ऑफ क्वांटिटी के अगेंस्ट मोनोप्सोनिस्ट दिस मच ऑफ प्राइस जो है पे करने के लिए विलिंग है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? अब दो आपके पास जो है वो सिचुएशंस अकर हो गई हैं। एक सिचुएशन मोनोपोलिस्ट की है जो कि इस आउटपुट के अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस लेना चाह रहा है। आगे एक ही बायर है, मोनोप्सोनिस्ट है, जो कि दिस मच ऑफ क्वांटिटी के अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस जो है वो पे करने के लिए विलिंग है।
अब दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट एंड प्राइस जो है वो इनडिटर्मिनेट रह जाएंगे। कैसे डिटर्मिन होंगे, प्राइस जो है वो सेटल होगी बिटवीन दीज टू प्राइसेस थ्रू बारगेनिंग पावर, थ्रू नेगोशिएशन। ये दोनों सिंगल सिंगल सेलर और सिंगल बायर, मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्ट आपस में थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू बारगेनिंग स्किल्स जो है प्राइस और आउटपुट लेवल पे को क्या कर लेंगे, बिटवीन दीज टू प्राइसेस एंड बिटवीन दीज टू आउटपुट लेवल, इन दो आउटपुट लेवल की और इन दो प्राइसेस के दरमियान थ्रू नेगोशिएशन जो नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस है, थ्रू बारगेनिंग स्किल्स जो है क्या कर लेंगे, इसको डिटरमिन कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमने पहले स्टार्ट में बात की थी कि बायलैटरल मोनोपोली में जो प्राइस और आउटपुट लेवल होता है ये इनडिटरमिन रहता है अंडर बायलैटरल मोनोपोली। कैसे डिटर्मिनेशन होगी, थ्रू नेगोशिएशन, बारगेनिंग पावर, बारगेनिंग करके इसको क्या कर लेंगे, आउटपुट और प्राइसेस को सेटल कर लेंगे।